आज अपन डिस्कस करेंगे रूट मीन स्क्वायर या आरएमएस वैल्यू ऑफ एन अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट का एक और नाम है, तो पहले वो आपको नाम पता होना चाहिए। या तो कोई बोले रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, या फिर कोई बोले वर्चुअल वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, या फिर कोई बोले इफेक्टिव वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। तीनों का मीनिंग सेम होता है, आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, या फिर वर्चुअल वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, या फिर इफेक्टिव वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। तीनों का मीनिंग सेम होता है। तो अब बात आती है कि रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है। ठीक है, तो ये सारी बात अपन आज डिस्कस करेंगे अपन इस वीडियो के अंदर। हेलो दोस्त, जय हिंद, जय भारत। आज का अपना टॉपिक है आरएमएस वैल्यू ऑफ वर्चुअल इफेक्टिव वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। इससे पहले हमने पढ़ी थी एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले आपको वो वाला कॉन्सेप्ट अच्छे से पता होना चाहिए, तब आप थोड़ा सा इसको अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, तो ये मेरी सेकंड वीडियो है इस चैप्टर की। तो आरएमएस वैल्यू जो है अल्टरनेटिंग करंट की वो क्या होती है, देखो पहले मैं थोड़ा सा आपको रिमाइंड कराऊंगा एवरेज वैल्यू अल्टरनेटिंग करंट क्या थी। एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट के अंदर था कि अल्टरनेटिंग करंट की एवरेज वैल्यू इक्वल होगी डायरेक्ट करंट के। अगर डायरेक्ट करंट उतना ही चार्ज दे दे सर्किट को उस टाइम पीरियड के अंदर जितना कि इस एसी करंट ने सर्किट को चार्ज दिया हो उस टाइम पीरियड के अंदर। ठीक है, बहुत अच्छे से समझने के लिए उस वीडियो को पूरा देख लो। तो यहाँ पे तो बात की थी जितना चार्ज दिया है, यहाँ पे बात करेंगे जितनी हीट दी है। कॉन्सेप्ट वही है। अगर आपको चार्ज वाली बात समझ आ चुकी है ना, तो आपको हीट वाली बात समझ आ जाएगी। वही वाली बात है कि भाई कितनी हीट देगा डायरेक्ट करंट, उतनी ही हीट जो होगी वही होगी आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। तो पहले समझ लेते हैं क्या है। देखो, इट इज डिफाइंड एज दैट वैल्यू ऑफ डायरेक्ट करंट। आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग क्या है, इट इज डिफाइंड एज दैट वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, वो दैट वैल्यू ऑफ डायरेक्ट करंट, सॉरी, it is defined as that value of direct current which produces the same heating effect in a given resistor, जो कि सेम हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करे किसी भी रजिस्टर के अंदर जो कि प्रोड्यूस किया हो बाय द गिवन अल्टरनेटिंग करंट व्हेन पास्ड थ्रू द फॉर द सेम टाइम। यानी कि ऐसे समझ सकते हो, मैं थोड़ा डायग्राम से समझाता हूँ। मान लो ये कोई एसी सर्किट है, ठीक है, एसी करंट है, यहाँ से एसी सोर्स है ये। अब किसी भी रजिस्टर के अंदर क्या हुआ, इसने टी टाइम में क्या किया, करंट दिया। अब टी टाइम में इसने कुछ करंट दिया तो यहाँ पर क्या हुई, हीट प्रोड्यूस हुई, हीटिंग इफेक्ट आया एच। तो जितने टाइम में यहाँ पे जो हीट प्रोड्यूस हुई है, ठीक है। अब ये जानना चाह रहा है आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। तो आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट क्या है कि जितनी हीट जिस टाइम पीरियड में यहाँ पे प्रोड्यूस हुई है, अगर उतनी ही हीट कोई डायरेक्ट करंट प्रोड्यूस कर दे, कौन प्रोड्यूस कर दे, कोई डायरेक्ट करंट, यानी कि बैटरी या सेल, अगर कोई डायरेक्ट करंट उतनी ही हीट प्रोड्यूस कर दे एच उतने ही टाइम में, टी टाइम में, तो जो वैल्यू होगी करंट की वही वैल्यू होगी आई आरएमएस या फिर आई इफेक्टिव, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। क्लियर है, बात समझ में आई कि भाई एसी करंट ने एच हीट प्रोड्यूस करी टी टाइम में, अगर उतनी ही हीट उतने ही टाइम में अपन का डायरेक्ट करंट प्रोड्यूस कर दे और उस टाइम पे उसका जो भी करंट होगा वही करंट बोला जाएगा आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। बिल्कुल सिमिलर है जब हमने पढ़ा था एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट के, बिल्कुल सिमिलर है। बस फर्क क्या ध्यान से समझना, वहां बात की थी जितना चार्ज अल्टरनेटिंग करंट इकट्ठा कराएगा हाफ टाइम पीरियड में, उतना ही चार्ज इसको इकट्ठा करने में जो भी करंट की वैल्यू लगेगी वो होती थी क्या, इसकी एवरेज वैल्यू ऑफ करंट। तो वहां पर होता था चार्ज, यहां पर है हीट। पहला डिफरेंस क्या है, वहां इकट्ठा करना पड़ता था चार्ज, यहां करना पड़ता था हीट। और दूसरा डिफरेंस क्या है पता है कॉन्सेप्ट में, दूसरा डिफरेंस ये है, वहां बात होती थी हाफ टाइम पीरियड की, वहां बात हुई थी T/2 टाइम में, यहां पर एक कंप्लीट साइकिल की होगी पूरे टाइम पीरियड की। क्योंकि आपको याद होगा अगर वहां पर कंप्लीट साइकिल की हम स्टडी कर रहे थे तो हमारा एवरेज वैल्यू ऑफ करंट 0 आ रहा था पूरे साइकिल में, इसलिए हमने क्या किया था, हाफ साइकिल में बात की थी, हाफ टाइम पीरियड। लेकिन यहाँ पर जो आरएमएस वैल्यू निकालेंगे वो पूरे टाइम पीरियड में निकालेंगे, यानी टी टाइम में। क्लियर है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट क्या होती है, अच्छे से क्लियर हो गई। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट डायरेक्ट करंट की वो वैल्यू होती है जो कि उतनी ही हीट प्रोड्यूस करेगा एक टी टाइम में जितनी कि इस अल्टरनेटिंग करंट ने हीट प्रोड्यूस की होगी। तो डायरेक्ट करंट पता करना है हमें, पर पहले क्या पता करना पड़ेगा कि भाई ये अल्टरनेटिंग करंट ने कितनी हीट प्रोड्यूस करी। पहला टारगेट हमारा क्या होगा, इस अल्टरनेटिंग करंट ने कितनी हीट प्रोड्यूस करी।
जितनी इस ऑल्टरनेटिंग करंट ने हीट प्रोड्यूस करी उतनी हीट हम यहाँ प्रोड्यूस कराएंगे डायरेक्ट करंट में, और जो भी आई की वैल्यू आएगी वही हमारी होगी आई आर एम एस, यानी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट। बात क्लियर है? आगे बोला इट इज डिनोटेड बाई आई आर एम एस या फिर रूट मीन स्क्वायर वैल्यू या फिर आई वी या आई ई एफ एफ, आपकी चॉइस है, किसी भी चीज से डिनोट कर सकते हो। क्लियर है? आगे बढ़ूं मैं? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब अपन ने देखा सबसे पहले रिलेशन बिटवीन द आरएमएस वर्चुअल और इफेक्टिव एंड पीक वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट। फिर से वही वैल्यू है, या तो कह लो कि भाई ऑल्टरनेटिंग करंट की आरएमएस वैल्यू पता करनी है, या ऐसे कह लो कि ऑल्टरनेटिंग करंट की जो आरएमएस वैल्यू है और जो पीक वैल्यू होती है करंट की उसमें क्या रिलेशन है। जैसे वहां पे याद है आपको जब एवरेज वैल्यू निकाली थी करंट की तो उसमें आई नोट अपने आप आ गया था, तो चाहे कह लो कि आई एवरेज का एक्सप्रेशन निकाला है, चाहे कह लो आई एवरेज और पीक वैल्यू ऑफ करंट में रिलेशन निकाला है। सेम यहाँ पर बात है कि रूट मीन स्क्वायर जो करंट ऑल्टरनेटिंग करंट का रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है उसमें और आपका जो एम्पलीट्यूड है यानी कि पीक वैल्यू करंट है उसमें क्या रिलेशन होता है, या सिंपल बोलो आई आर एम एस की वैल्यू क्या होती है, ऑल्टरनेटिंग करंट और रूट मीन स्क्वायर कितना होता है। ठीक है, स्टार्ट करें। तो सबसे पहला टारगेट क्या है, हीट को कैलकुलेट करना। अब हमें पता है ऑल्टरनेटिंग करंट कंटिन्यूसली चेंज होता है, तो हमें स्मॉल टाइम के अंदर देखना पड़ेगा कि कितनी हीट प्रोड्यूस हुई। तो वही वाली बात है, सपोज इन ऑल्टरनेटिंग करंट आई, अब हमें पता है ऑल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, आई नॉट साइन ओमेगा टी, वो तो बहुत पहले से हम फर्स्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। कैन बी पास थ्रू अ सर्किट ऑफ रजिस्टर आर, यानी आई एसी करंट को एक आर रजिस्टर में पास किया गया जिसकी वजह से अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होती है स्मॉल टाइम dt, छोटे से स्मॉल टाइम में वहां पे हीट प्रोड्यूस हुई dt टाइम में कितनी, आपको फॉर्मूला याद होगा 10th में पढ़ा था, H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। भाई ये 10th का फॉर्मूला है, ठीक है, तो ये मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको याद होगा H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। तो अब वो बात कह रहा है कि स्मॉल टाइम में हीट प्रोड्यूस हुई है तो ऑब्वियसली थोड़ी सी हीट प्रोड्यूस होगी, तो DH कितनी हुई, DH आई स्क्वायर यानी कि अल्टरनेटिंग करंट है, ठीक है भाई, आर उसका रेजिस्टेंस है और छोटा सा टाइम dt। यहां तक क्लियर है? यानी छोटी सी थोड़ी सी हीट प्रोड्यूस हो गई उस रजिस्टर के अंदर जब आपने आई करंट उसको दिया। क्लियर है? इफ t इज द टाइम पीरियड ऑफ AC देन हीट प्रोड्यूस्ड इन वन कंप्लीट साइकिल विल बी। अब ये क्या कह रहा है कि भाई हमें तो पूरे कंप्लीट साइकिल में चाहिए, हमें तो पूरे कंप्लीट साइकिल में चाहिए कितनी हीट प्रोड्यूस हुई पूरे कंप्लीट साइकिल में। तो क्या करना पड़ेगा, टाइम पीरियड 0 से लेके t लगाना पड़ेगा कि भाई अगर छोटे से टाइम पीरियड है dt में dh हीट प्रोड्यूस हो सकती है तो पूरे 0 से लेके t टाइम पीरियड में कितनी हीट प्रोड्यूस होगी, इंटीग्रेट करेंगे तो भैया टोटल हीट होगी h, कितने टाइम पीरियड में चाहिए, 0 से लेके कैपिटल T। मैंने बोला था वन कंप्लीट साइकिल में मैं हीट निकाल रहा हूं, तो वन कंप्लीट साइकिल में अगर हीट निकाल रहा हूं तो वन कंप्लीट साइकिल का टाइम लूंगा, और वन कंप्लीट साइकिल का टाइम क्या होता है, कैपिटल T, तो 0 से लेके T आई स्क्वायर आर dt। यहां तक बात बिल्कुल क्लियर है? तो यानी आपको पता चल गया कि ऑल्टरनेटिंग करंट की वजह से आर रजिस्टर के अंदर कितनी हीट प्रोड्यूस हुई टी टाइम में, इतनी हुई आई स्क्वायर आर dt। कोई दिक्कत किसी को? अब हम पता करते हैं कि डायरेक्ट करंट में, डायरेक्ट करंट जो होगा हमारा जब हम सेल या बैटरी से देंगे तब कितनी हीट प्रोड्यूस होगी। यानी अगर इतनी ही हीट हमने प्रोड्यूस करा दी जो आई एच इक्वल टू 0 से लेकर टी, यानी कि टी टाइम पीरियड के अंदर आई स्क्वायर आर डी टी जो हीट प्रोड्यूस हुई है, अगर इतनी ही हीट डायरेक्ट करंट ने प्रोड्यूस कर दी इतने ही टाइम में टी टाइम में, तो जो भी वैल्यू उस टाइम पे होगी ना डायरेक्ट करंट की जो इस हीट को प्रोड्यूस कर रहा है उसी वैल्यू को हम आरएमएस वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट बोलेंगे। तो हमें हीट तो पता चल चुकी कि भैया हीट कितनी प्रोड्यूस करी ऑल्टरनेटिंग करंट ने। अब हम पता करते हैं कि यही हीट डायरेक्ट करंट कैसे प्रोड्यूस करेगा, यानी टी टाइम में कितनी प्रोड्यूस करेगा। तो देखते हैं, लेट ई एफ एफ, ठीक है, इसे ई एफ एफ लिखो या फिर इसे क्या लिखो, आई आर एम एस लिखो, या फिर क्या बोला था हमने, आई एक और वैल्यू थी वर्चुअल आई वी लिखो, ठीक है, तीनों का मीनिंग सेम है लेकिन उन्होंने ई एफ एफ से डिनोट किया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई ई एफ एफ लिखो, आई आर एम एस लिखो, आई वी लिखो, कोई भी समस्या नहीं है, ठीक है। लेट ई एफ एफ बी द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ ए सी देन हीट प्रोड्यूस इन टाइम टी मस्ट बी। अगर मान लिया मैंने कि जो डायरेक्ट करंट है उसने कितनी हीट प्रोड्यूस करी, इतनी ही हीट प्रोड्यूस कर दी, और वो जो जितने उसने टाइम में हीट प्रोड्यूस करी वो टाइम टी है, और मैंने मान लिया इतना करंट है उस टाइम पे आई ई एफ एफ, ठीक है, इफेक्टिव करंट जो है मेरा, या फिर कह सकते हो इफेक्टिव वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट मेरी क्या है, आई ई एफ एफ मान ली, तो कितनी हीट जनरेट करेगा अगर उसका जो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू आई ई एफ एफ है या फिर उसकी वर्चुअल वैल्यू आई वी है। क्लियर है, मेरी बात समझ में आ गई।
तो हमें पता करना है कि भाई वो डायरेक्ट करंट कितनी हीट प्रोड्यूस करेगा। भाई ऑब्वियसली इतनी हीट प्रोड्यूस करेगा, इसमें तो डाउट नहीं है, लेकिन हम एक्सप्रेशन बनाएंगे कि उसने कितनी हीट प्रोड्यूस करी। ठीक है, इसे नोट कर लो, फिर आगे बढ़ता हूँ। यहाँ तक नोट कर ले मेरे भाई, ठीक है। तो उसने कितना हीट प्रोड्यूस किया होगा, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा क्वेश्चन क्या होगा, H = I² RT। तो हमारी जो हीट प्रोड्यूस होगी वो कितनी होगी, I² RT। भाई ये तो मुझे पता ही है, H = क्या होता है फॉर्मूला, I² RT। ये फॉर्मूला होता है नहीं होता। अब एक बात बताओ कि अगर हमने पहले से बता दिया कि जो इसकी वर्चुअल वैल्यू ऑफ करंट है वो IV, वो कितना है, IV है, तो इसमें हीट कितनी प्रोड्यूस होगी, IV RT। अब एक बात बताओ, अगर इसकी वर्चुअल वैल्यू या रूट मीन स्क्वायर वैल्यू IV है और इसने हीट प्रोड्यूस कर दी, तो क्या ये वाली हीट और जो ऑल्टरनेटिंग करंट ने हीट प्रोड्यूस करी वो दोनों सेम होंगी, हाँ कि ना। भाई ये बिल्कुल कॉन्सेप्ट अच्छे समझ में होना चाहिए। H = IE इफेक्टिव, वो तो IE इफेक्टिव जो बता रहा है वो क्यों बता रहा है कि भाई जो करंट इफेक्टिव करंट है वो हमने ले लिया, यानी कि अगर हमने उतना करंट किसी भी डायरेक्ट करंट मतलब कि सेल या बैटरी से अगर इतना करंट निकाल दिया हमने I इफेक्टिव करंट, तो वो उतनी ही हीट जनरेट करेगा, क्योंकि हम खुद ही कह रहे हैं कि भाई I इफेक्टिव है। और I इफेक्टिव हम उसे कब कह पाएंगे, जब वो सेम अमाउंट ऑफ हीट जनरेट कर रहा होगा। तो जो ये वाली हीट है मेरी इक्वेशन 2, और जो ये मेरी पुरानी वाली हीट है I² RDT, यानी कि ये इक्वेशन 2 से 3 मान लो, ठीक है, ये 2 और ये वाली 3, ये दोनों हीट सेम होंगी कि नहीं होंगी। देखो यहाँ तक उनको अच्छे से क्लियर होना चाहिए, क्योंकि देखो ये वाली हीट तो उसने प्रोड्यूस कब करी, ये वाली हीट उसने प्रोड्यूस करी मेरे भाई 0 से लेके T I² RDT, जब उसका क्या है, जब उसके अंदर I करंट फ्लो कर रहा है, कितने टाइम में, T टाइम के अंदर। ठीक है, तो I² RDT उसने निकाली। अब हमें पता था अगर इतनी हीट हम जनरेट करा दें किसमें, डायरेक्ट करंट में, या फिर जो डायरेक्ट करंट वाला सर्किट है उसमें अगर हमने इतनी ही हीट प्रोड्यूस करा दी, और इतनी हीट प्रोड्यूस कराने में जितना करंट आएगा वही हमारी RMS वैल्यू होगी ऑल्टरनेटिंग करंट की। तो क्या मैं ये नहीं बोल सकता कि अगर मुझे RMS वैल्यू ऑफ करंट पता है तो मैं बता सकता हूं कि कितनी हीट जनरेट हो रही होगी वहां पे। भाई बात तो एक ही है ना कि जितनी हीट यहाँ जनरेट हुई है ऑल्टरनेटिंग करंट की वजह से किसी भी रजिस्टर में, अगर उतनी हीट वहां जनरेट कराई और उतनी ही हीट जनरेट करने की वजह से वहां पे जो करंट मिल रहा है वो मिल रहा है इफेक्टिव करंट या वर्चुअल करंट, तो क्या मैं ये नहीं कह सकता कि अगर वर्चुअल करंट पता है तो उतनी ही हीट प्रोड्यूस करेगा जितनी की हीट ऑल्टरनेटिंग करंट में प्रोड्यूस हो चुकी है, क्योंकि भाई वो तो एवरेज करंट है ही है ना, एवरेज करंट की वो तो RMS वैल्यू है ही है ना करंट की। तो RMS वैल्यू करंट की पता है तो हम हीट बता सकते हैं। अगर हीट पता है तो उस करंट पर जो हीट है तो वो करंट क्या होगा, RMS वैल्यू करंट होगा। तो लेकिन हम किसका सहारा ले रहे हैं कि हमने मान लिया कि भाई उस सर्किट के अंदर जो RMS वैल्यू है करंट की वो I इफेक्टिव है। तो अगर I करंट है उसके अंदर RMS वैल्यू, तो उसमें जो हीट जनरेट होगी वो सेम होगी जो ऑल्टरनेटिंग करंट में हुई है। तो इसके बेसिस पे ये वाली हीट और ये वाली हीट दोनों आपस में इक्वल है, और मैंने यहाँ लिख दिया फ्रॉम 2 and 3। बात क्लियर है, फ्रॉम 2 and 3 मैंने क्या लिख दिया, जो मेरी I इफेक्टिव I² RT ये वाला इक्वल होगा किसके, ये वाली तो मेरी हो गई जो डायरेक्ट करंट की वजह से है, ये वाली हीट हो गई मेरी डायरेक्ट करंट की वजह से, और ये वाली हीट हो गई मेरी ऑल्टरनेटिंग करंट की वजह से। क्लियर है, तो ऑल्टरनेटिंग करंट में जितनी हीट प्रोड्यूस हो रही थी वही तो हमें करानी थी डायरेक्ट करंट में हीट प्रोड्यूस, और वहां पे जो करंट की वैल्यू थी वो कितनी थी, I इफेक्टिव थी, तो हो गया I इफेक्टिव I² RT, जितनी हीट प्रोड्यूस हुई डायरेक्ट करंट की वजह से वो इक्वल होगी जो हीट प्रोड्यूस हुई है ऑल्टरनेटिंग करंट में I² RDT। यहाँ तक बिल्कुल अच्छे से सारी बातें क्लियर है मेरे भाई, ठीक है। किसी भी तरह कोई भी डाउट हो ना तो पॉइंट बता के भाई इस मिनट पे जाके डाउट है तो वो मेंशन कर देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसको क्या कर सकता हूँ मैं, अब ध्यान से समझना, R को उधर ले जाऊँ, ठीक है। अब इसे यहाँ करके दिखा देता हूँ कि ये वाला एक्सप्रेशन इसमें कैसे आया, ठीक है, वरना तो तुम्हें डायरेक्ट समझ में आ जाएगा। R इधर लाओगे, अब जो यहाँ से R कॉमन आ जाएगा, थोड़ा समझा देता हूँ, कोई बात नहीं। देखो I इफेक्टिव, ठीक है, स्क्वायर RT, यही तो लिखा हुआ है मेरे भाई, I² इफेक्टिव RT किसके इक्वल है, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से T। अब एक बात बताओ, 0 से T है, R इसमें कांस्टेंट है, भाई R को ना मतलब रजिस्टर तो कांस्टेंट, R को बाहर निकाल लूँ कोई दिक्कत तो नहीं है, R को बाहर निकाल देता हूँ, अंदर रह जाएगा मेरा I² DT, कोई समस्या। भाई इसको बता रहा हूँ कि ये वाला एक्सप्रेशन इसमें कैसे आ गया, ये वाला एक्सप्रेशन इधर कैसे आ गया, I इफेक्टिव का स्क्वायर I इफेक्टिव का स्क्वायर RT एज इट इज लिखा, मैंने यहाँ से R कॉमन ले लिया, क्यों ले लिया, क्योंकि भैया R उसके अंदर कांस्टेंट है, तो R कॉमन ले लिया, अंदर बचा I² DT, ठीक है। टाइम पीरियड वही है 0 से लेके T तक। अब ध्यान से समझना, I² इफेक्टिव, अब मैं क्या कर रहा हूँ ध्यान से ना, R और T को दोनों को उधर ले जा रहा हूँ, ले जाऊँ कोई दिक्कत तो नहीं, R और T दोनों को,
तो आई स्क्वायर इफेक्टिव मेरा कितना आ जाएगा, वो हो जाएगा मेरा आर अपॉन आर टी, और यहाँ पे मेरा रह जाएगा 0 से टी इंटीग्रेशन आई स्क्वायर डी टी। देखो ध्यान से, वही है कि नहीं, आई स्क्वायर इफेक्टिव एज इट इज रहा, आर को भी उधर पहुंचा दिया, टी को भी उधर पहुंचा दिया, तो आर टी उधर जाके डिवाइड में आ गए, और इंटीग्रेशन 0 से टी आई स्क्वायर डी टी एज इट इज। कोई दिक्कत, आर से आर कैंसिल हो गया, कितना बचा, आई स्क्वायर इफेक्टिव इक्वल्स टू 1 अपॉन टी इंटीग्रेट 0 से लेके टी तक आई स्क्वायर डी टी। देखना वही लिखा है कि नहीं लिखा, आई इफेक्टिव का स्क्वायर, आई इफेक्टिव का स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन टी, आर से आर कट गया तो 1 अपॉन टी बचा, 1 अपॉन टी अंदर इंटीग्रल 0 से टी आई स्क्वायर डी टी। तो समझ में आ गया ये वाला स्टेप कैसे आ गया, आर से आर कट गया, क्लियर है। अब हमें पता चल गया कि जो हमारी इफेक्टिव वैल्यू या फिर वर्चुअल वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट है, या फिर रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट है, वो कितनी है, वो है मेरी ये 1t 0 से टी आई स्क्वायर डी टी। अब क्या करना है, बस इसको कैलकुलेट करना है, खत्म, ठीक है, समझ में आ गया। डेरिवेशन अब आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब इसको सॉल्व करना, बस टारगेट है इसको सॉल्व करने का। ओके, अब आगे क्या करने वाला हूं, ठीक है, बट 1 अपॉन टी 0 से टी आई स्क्वायर डी टी, जो ये 1 अपॉन टी 0 से टी आई स्क्वायर डी टी है, इज द मीन ऑफ द स्क्वायर ऑफ द इंस्टेंटेनियस वैल्यू, ठीक है। एसी का ये क्या आरएमएस वैल्यू है, ओके। 1 कंप्लीट साइकिल की है, वो तो है ही है, क्योंकि 1 कंप्लीट साइकिल यानी हम टी टाइम में बात कर रहे हैं 0 से टी, तो भाई 1 कंप्लीट साइकिल की ही होगी, ठीक है, आरएमएस वैल्यू। हेंस द इफेक्टिव और वर्चुअल वैल्यू ऑफ एसी इक्वल्स टू द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। अब देखो ध्यान समझना क्या हो गया, जो आई इफेक्टिव है या आई आरएमएस है, वो कितना आया मेरा, आई इफेक्टिव आई आरएमएस 1 अपॉन टी हमारा क्या है, इंटीग्रेट 0 से टी आई स्क्वायर डी टी। अब देखो हमें क्या निकालना है, हमें तो आई इफेक्टिव चाहिए ना, इफेक्टिव करंट, तो ये स्क्वायर क्या आ जाएगा, उधर जाएगा राइट साइड, जब स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट। तो देखो या तो बोलो आई इफेक्टिव या बोलो आई आरएमएस, एक और लिख देता हूँ आई वी, ठीक है, वर्चुअल वैल्यू, तीनों का मीनिंग सेम है, इसलिए तीनों लिख के दिखा दिए, बच्चों को कंफ्यूजन ना हो। आई वी, आई इफेक्टिव और आई आरएमएस इक्वल टू होगा अंडर रूट में, देखो वही वैल्यू लिखी है 1 अपॉन टी 1 अपॉन टी 0 से टी 0 से टी इंटीग्रेशन आई स्क्वायर डी टी आई स्क्वायर डी टी, यानी ये वैल्यू होगी हमारी किसकी, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट। क्लियर है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट या इफेक्टिव वैल्यू ऑल्टरनेटिंग करंट क्या होगी, स्क्वायर रूट में 1 अपॉन टी 0 से टी आई स्क्वायर डी टी। अब बस टारगेट इतना है कि कैसे भी इसको सॉल्व कर दो, जैसे इसको सॉल्व कर दोगे आई इफेक्टिव पता चल जाएगा। चाहो तो यहाँ पे खत्म हो गया सबके कंप्लीट, आरएमएस वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट आ गई, आरएमएस वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट आ गई 1 अपॉन टी अंडर रूट में 1 अपॉन टी 0 से लेकर टी इंटीग्रेट आई स्क्वायर डी टी, बट इसको सॉल्व करना पड़ेगा। क्लियर। अब इसके बाद नॉर्मल मैथ्स की कैलकुलेशन बचती है, जो ऑल्टरनेटिंग करंट की आरएमएस वैल्यू था उसका कॉन्सेप्ट यहाँ क्लियर हो गया। अब जो भी इसकी वैल्यू आएगी वही हमारी आरएमएस वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो क्लियर ना, आरएमएस वैल्यू हमने क्या डिस्कस किया, आरएमएस वैल्यू हमने डिस्कस किया कि भाई आरएमएस वैल्यू ऑल्टरनेटिंग करंट की वो वैल्यू होती है जो कि मान लो एक कंप्लीट साइकिल में जितनी हीट जनरेट कर रही है, अगर वो उतनी हीट डायरेक्ट करंट की वजह से जनरेट करा दे, तो जो डायरेक्ट करंट होगा, जो इतनी हीट जनरेट करा रहा है, वही डायरेक्ट करंट इसकी आरएमएस वैल्यू कहलाएगी ऑल्टरनेटिंग करंट की। बिल्कुल सेम एवरेज वैल्यू ऑफ करंट की तरह है, ठीक है। वहां पे चार्ज की बात होती थी, यहाँ पे हीट की बात हो रही है, वहां पे हाफ टाइम पीरियड था, यहाँ पे फुल टाइम पीरियड है। क्लियर। अब टारगेट है इसको कैलकुलेट करना बस, ठीक है। वीडियो कॉल कर नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ता हूँ। नोट कर लिया, ठीक है। अब इसको टारगेट है अपन को इसको सॉल्व करने का, तो सॉल्व करते हैं इसको। अब देखो ध्यान से, नाउ 0 से टी आई स्क्वायर डी टी, अब इसको तो सॉल्व करना है, अपन का टारगेट तो यही है, क्योंकि अपन की वैल्यू क्या बच रही है, देखो स्क्वायर रूट के अंदर 1 अपॉन टी 0 से टी आई स्क्वायर डी टी, अगर इसको सॉल्व कर दिया प्रॉब्लम सॉल्व। अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो 0 से टी आई स्क्वायर डी टी। अब एक बात बताओ, आई स्क्वायर क्या था भाई, अल्टरनेटिंग करंट की वैल्यू। अब हम जानते हैं अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो यहाँ पर मैं वैल्यू पुट कर दी आई की, आई नॉट साइन ओमेगा टी। अब चूंकि आई का स्क्वायर है, चूंकि आई का स्क्वायर है, तो ऑब्वियसली सीधी सी बात है आई नॉट का स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी होगा, डी टी एज इट इज। यहाँ तक तो कोई समस्या होनी नहीं चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं आई इक्वल टू क्या होता है, आई नॉट साइन ओमेगा टी। आई इक्वल टू क्या होता है, आई नॉट साइन ओमेगा टी। अब कोई कह रहा है आई का स्क्वायर, तो भैया सीधी सी बात है इसका भी तो स्क्वायर होगा, आई नॉट साइन ओमेगा टी का होल स्क्वायर। जब आई का स्क्वायर करोगे, तो आई नॉट साइन ओमेगा टी का होल स्क्वायर नहीं करोगे, अब ये खुल के क्या बन जाएगा, आई नॉट का स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो भाई लिखा है आई नॉट का स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, कोई दिक्कत। अब जो जो कांस्टेंट है बाहर निकाल दो, आई नॉट का स्क्वायर, आई नॉट कांस्टेंट है, एवरेज वैल्यू या पीक वैल्यू पीक वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट या फिर एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है। आई नॉट का स्क्वायर बाहर निकाल दिया, अंदर क्या क्या बचा, 0 से टी। अब देखो ध्यान से समझना, आई नॉट यहाँ पे सॉल्व करके दिखाता चलूंगा साथ के साथ, आई नॉट का स्क्वायर। अब देखो इंटीग्रेशन 0 से टी।
अब देखो ध्यान से समझना, अंदर क्या होता है साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी। अब एक बात बताओ, साइन स्क्वायर ओमेगा टी, साइन स्क्वायर ओमेगा टी को कुछ और लिख सकते हैं। अब आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, आपको एक फॉर्मूला पता होगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता था। 2 साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस 2 थीटा होता था, 1 माइनस कॉस 2 थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये आपने मैथ्स में फॉर्मूला पढ़ा होगा कि 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा। तो हम इसी की हेल्प से थोड़ा सा कैलकुलेट करेंगे। देखो साइन स्क्वायर ओमेगा टी है, क्या है साइन स्क्वायर ओमेगा टी, तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी को मैं क्या कर सकता हूँ, अब देखो साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा मेरा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2। तो देखो साइन स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह मेरा ओमेगा टी है, जहाँ जहाँ थीटा का वहाँ ओमेगा टी लगाते हैं। आई नोट तो बाहर ही जा चुका, साइन देखो 1 कांस्टेंट आ गया। अब यहाँ था cos 2 थीटा, क्या था cos 2 थीटा, तो यहाँ पे cos 2 ओमेगा टी आ गया, क्योंकि यहाँ पे साइन थीटा में क्या था cos 2 थीटा होगा। तो जब साइन थीटा का cos 2 थीटा बनना है तो साइन थीटा क्या ओमेगा टी, तो बन गया cos 2 ओमेगा टी, नीचे 2 एज इट इज डी टी एज इट इज। क्या कोई भी दिक्कत, बात समझ आ गई ना, सिंपल कुछ नहीं किया, साइन स्क्वायर ओमेगा टी, जो ये साइन स्क्वायर ओमेगा टी है इसकी जगह पे लिख दिया है 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2। ये एक मैथ्स में फॉर्मूला है, ये रहा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी इक्वल टू हो जाएगा मेरा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी इक्वल टू हो जाएगा मेरा 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2, तो वही लिखा है 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2 डी टी एज इट इज डी टी एज इट इज। बिल्कुल क्लियर है, ठीक है, ऐसे रफ कर देता हूँ फॉर्मूले को। अब देखो मेरे भाई ध्यान से समझना आगे की बात को। अब देखो, अब इसको इंटीग्रेट करेंगे हम। अब एक काम को इंटीग्रेट करने से पहले 2 कांस्टेंट है, इसको ही बाहर ले लो, तो आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2 बाहर आ गया, अंदर क्या क्या बचा, देखो 0 से t, अंदर बचा मेरा 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी और ये डी टी, बचा कि नहीं बचा, हाँ कि ना, और ये मेरा आ गया 2 बाहर। किसी को कोई भी दिक्कत भाई, 2 कांस्टेंट है बाहर निकाल दिया, तो आई नॉट स्क्वायर अपॉन टी आ गया, अंदर क्या बचा मेरा 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन डी टी इंटू डी टी। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेट करना है, एक एक स्टेप क्लियर है ना मेरे भाई, ठीक है। साइन स्क्वायर ओमेगा टी फॉर्मूले की हेल्प से 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2 लिखा, डी टी एज इट इज आ गया, 2 बाहर निकाल दिया, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बचा। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, ध्यान से समझना। अब तो इंटीग्रेट कैसे होगा, ये आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। अब इंटीग्रेट कर रहा हूँ मैं, तो इंटीग्रेट मैं करूंगा तो देखो इंटीग्रेट डी टी का 1 से भी होगा। अब आपको पता है कॉन्स्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होगा, डी टी, जब 1 डी टी से इंटीग्रेट करूंगा तो यहाँ क्या हो जाएगा मेरा टी, क्या आ जाएगा मेरा टी भाई, क्योंकि 1 है तो 1 डी टी, इसका इंटीग्रेशन टी माइनस, अब इसका क्या हो जाएगा cos 2 ओमेगा टी। अब cos 2 ओमेगा टी का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, cos 2 ओमेगा टी का जब हम करेंगे तो होगा sin 2 ओमेगा टी, क्या हो जाएगा cos 2 ओमेगा टी का sin 2 ओमेगा टी, और 2 ओमेगा टी का 2 ओमेगा नीचे आ जाएगा। ये आपको पता है ना cos थीटा का क्या होता है, cos थीटा क्या है, अब देखो sin थीटा, cos 2 ओमेगा टी की जगह क्या लिखूंगा मैं, sin cos थीटा, cos थीटा ये क्या लिखूंगा sin थीटा, यानी sin थीटा लिख दिया, sin 2 ओमेगा लिख दिया, sin 2 ओमेगा अपॉन नीचे क्या आ जाएगा 2 ओमेगा। यहाँ तक बात बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। अब देखो cos 2 ओमेगा टी, cos 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या हो गया, sin 2 ओमेगा टी अपॉन 2 ओमेगा, और लिमिट क्या हो गई हमारी 0 से लेके t तक। यहाँ तक क्लियर, देखो वही मैंने लिखा हुआ है t माइनस sin 2 ओमेगा टी, sin 2 ओमेगा टी अपॉन 2 ओमेगा 0 से t टाइम पीरियड, ठीक है। सिंपल इंटीग्रेट किया है, 1 का इंटीग्रेशन मैंने अलग किया, 1 का इंटीग्रेशन किया तो मेरा t आ गया cos 2 ओमेगा टी, जब cos 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन किया तो मेरा आया sin 2 ओमेगा टी अपॉन 2 ओमेगा, ठीक है। cos 2 ओमेगा टी का sin 2 ओमेगा टी और 2 ओमेगा टी का नीचे 2 ओमेगा आ गया, क्लियर है। इसका इंटीग्रेशन कर दिया 0 से t, अब लिमिट पुट कर देंगे। अब देखो आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2 एज इट इज लिखा हुआ है, अब लिमिट दोनों में पुट होंगी, इसमें भी और इसमें भी। अब देखो इसमें पुट करोगे तो क्या हो जाएगा t अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो t माइनस 0, तो क्या आएगा मेरा आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2, इधर आएगा मेरा t माइनस 0, क्लियर ना। कैसे आ गया t माइनस 0, क्योंकि यहाँ पे तो अकेला स्मॉल t है ना। अब स्मॉल t में अपर लिमिट लगाओगे तो कैपिटल T, माइनस लोअर लिमिट 0 माइनस एज इट इज। अब माइनस लगाया तो देखो अब यहाँ पे भी वैल्यू पुट होगी किसकी, 1 अपॉन 2 ओमेगा तो बाहर ही ले लो, 1 अपॉन 2 ओमेगा, क्योंकि यहाँ तो वैल्यू पुट करनी नहीं है, ये तो कांस्टेंट है, तो 1 अपॉन 2 ओमेगा बाहर ले लिया, तो अंदर वैल्यू पुट करो। अब देखो साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी, अब साइन ओमेगा टी में ध्यान से समझना, क्या मैं ओमेगा को 2 पाई लिख दूँ, 2 पाई अपॉन टी, कोई दिक्कत तो नहीं है। इससे पहले एक स्टेप समझ लो इस वाले को, ठीक है। इससे पहले यहाँ पे एक स्टेप समझ लो, से रफ कर दे रहा हूँ। देखो इसको पहले मैं तोड़ रहा हूँ एक चीज़ में, उसमें बताना समझ में आया नहीं आया।
आई नॉट स्क्वायर, देखो आई नॉट स्क्वायर अपॉन टू एज इट इज लिख देता हूँ, अंदर क्या लिखा हुआ टी, इसको एज इट इज लिख देता हूँ माइनस साइन, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ देखो साइन, अब देखो ध्यान से समझना क्या लिखा है 2 ओमेगा, क्या लिखा है 2 ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू आपको याद हो 2 पाई अपॉन टी होती थी, याद है कि नहीं, ओमेगा इक्वल टू क्या होता था 2 पाई अपॉन टी, तो क्या मैं ओमेगा की जगह पर 2 पाई अपॉन टी यूज कर सकता हूँ, ओमेगा की जगह 2 पाई अपॉन टी तो यूज कर लो, ओमेगा की जगह यूज करता हूँ 2 पाई अपॉन टी, तो 2 पहले से है तो 2 पाई अपॉन टी, ठीक है, और एक स्मॉल टी अलग है और लिमिट लगा दी 0 से टी, चेक करो वही है कि नहीं, आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2, आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2, स्मॉल टी माइनस, देखो साइन 2 एज इट इज लिखा साइन 2, अब 2 के बाद जो ओमेगा है इसकी जगह लगा दिया मैंने 2 पाई अपॉन टी, ओमेगा की जगह लगा दिया 2 पाई अपॉन टी और स्मॉल टी एज इट इज, कोई दिक्कत, अब इस 2 ओमेगा को चाहो तो बाहर ले लो, 2 ओमेगा को ले लो, या फिर 2 ओमेगा यही लिख ही देता हूँ, बाहर मत लो कुछ भी, 2 ओमेगा, कोई दिक्कत किसी को, तो इस तरीके से आ गया, तो कंफ्यूज नहीं होना है कि साइन 2 ओमेगा टी अपॉन 2 ओमेगा था, तो ये साइन 4 पाई अपॉन टी कैसे आ गया, कैसे आ गया, देखो मल्टीप्लाई कर दो 2 इंटू 2 4 पाई, तो देखो वैल्यू क्या बन जाएगी आई नॉट का स्क्वायर अपॉन 2, अंदर बचा स्मॉल टी माइनस साइन 2 इंटू 2 4 पाई स्मॉल टी अपॉन 2 ओमेगा कैपिटल टी, देखो वही है साइन 4 पाई अपॉन कैपिटल टी, फिर स्मॉल टी 0 से टी लिमिट है 2 पाई बाहर निकाल दे, 2 ओमेगा बाहर निकाल दिया, इसे 2 ओमेगा बाहर निकाल देंगे, तो कंफ्यूज नहीं होना साइन 4 पाई स्मॉल टी और टी कैसे आ गया, क्योंकि 2 पाई अपॉन टी कहाँ से लाए हैं, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी पुट करके, क्लियर है भाई, ठीक है, अब इसमें क्या करना है सिंपली, अब देखो अपर लिमिट इसमें लग गई, लोअर लिमिट इसमें लग गई, अब इसमें लगाओ, तो 1/2 पाई ये तो बाहर ही ले लिया भाई, 1/2 पाई ये तो बाहर ही ले लिया, अंदर क्या बचा, अंदर बचा मेरा साइन 4 पाई टी, साइन 4 पाई स्मॉल टी अपॉन टी, अब देखो ध्यान समझना साइन 4 पाई स्मॉल टी अपॉन टी बचा, लिमिट लगेगी 0 से टी, अब इसमें लगानी है लिमिट बस, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, इसमें लिमिट लग चुकी, देखो इसमें लिमिट लग चुकी स्मॉल टी में, इसमें लिमिट लगानी है, तो पहले इसको चेंज कर लिया, चेंज क्या कर लिया, साइन 2 ओमेगा टी अपॉन 2 ओमेगा को कैसे लिख दिया, साइन 2 ओमेगा की जगह 2 पाई अपॉन टी लगाया, तो ये पूरा एक्सप्रेशन बन गया साइन 2 ओमेगा टी अपॉन 2 ओमेगा साइन 4 पाई कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी आया है ओमेगा में जो टी आया है, और स्मॉल टी तो एज इट इज चल ही रहा है, बात बिल्कुल अच्छे से क्लियर है, ठीक है, अब एज इट इज नोट कर दो, आई नॉट का स्क्वायर अपॉन 2, टी माइनस 0 तो टी बचा माइनस 1/2 ओमेगा, यहाँ पे ओमेगा आएगा 1/2 ओमेगा, अब देखो साइन 4 पाई, अब इसमें अपर लिमिट लगाओगे तो स्मॉल टी में तो लगेगी अपर लिमिट, भाई यहाँ पे भी तो स्मॉल टी में लगाई थी, अब यहाँ पे जैसे अपर लिमिट लगाओगे कैपिटल टी, तो क्या होगा टी से टी कट जाएगा, तो बचेगा साइन 4 पाई, समझ में आ रहा है ना जी, साइन 4 पाई अपॉन कैपिटल टी स्मॉल टी है, जैसे आप अपर लिमिट इसमें लगाओगे तो बनेगा क्या साइन 4 पाई अपॉन कैपिटल टी मल्टीप्लाई बाई कैपिटल टी, तो कैपिटल टी से कैपिटल टी कट जाएगा, क्योंकि स्मॉल टी की जगह पे वैल्यू पुट कर रहे हो अपर लिमिट की, तो बचेगा साइन 4 पाई माइनस, अब जब इसको 0 पुट करोगे तो भाई 0, ये तो पूरा ही 0 बना देगा, तो साइन 0, यानी ये यहाँ पर आ गया, बिल्कुल क्लियर है भाई, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, ये कैलकुलेशन में मैंने पूरी कोशिश है अच्छे से समझाने की कोशिश की है, फिर से बता दे रहा हूँ, आई नॉट का स्क्वायर था 0 से टी लिमिट थी 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2 था डी टी था, जब मैंने इंटीग्रेट किया तो इंटीग्रेट में मैंने क्या किया 2 को तो बाहर ले लिया, तो आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2 हो गया, इंटीग्रेट किया मैंने 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी को, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी को जब इंटीग्रेट किया तो पता चला कि ये 1 था वो तो बन गया स्मॉल टी माइनस कॉस 2 ओमेगा टी, इसका जो इंटीग्रेशन किया वो आया साइन 2 ओमेगा टी अपॉन 2 ओमेगा, फिर मैंने क्या किया जो साइन 2 ओमेगा टी में जो ओमेगा था उसकी वैल्यू पुट कर दी, ओमेगा की वैल्यू होती थी 2 पाई अपॉन टी, तो ओमेगा की वैल्यू जब मैंने पुट की 2 पाई अपॉन टी तो वैल्यू बनी मेरी साइन 4 पाई अपॉन टी स्मॉल टी, और जो ये वाला 2 ओमेगा है वो मैंने बाहर लिख लिया, क्योंकि 1/2 ओमेगा, अब तो वही है ना 1/2 ओमेगा टाइम्स ऑफ साइन 2 पाई ओमेगा टी है ना, तो 1/2 पाई टाइम्स 2 ओमेगा टाइम्स 1/2 ओमेगा टाइम्स यहाँ लिखा रहा, और साइन और ओमेगा की वैल्यू पुट करने के बाद बन गया 4 पाई अपॉन कैपिटल टी स्मॉल टी, अब अपर लिमिट लोअर लिमिट लगा दी, अब अपर लिमिट लगाई, ये तो पहले लग चुकी है, आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2, आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2 एज इट इज, टी माइनस 0 कैपिटल टी माइनस एज इट इज 1/2 ओमेगा एज इट इज, अब यहाँ पे वैल्यू पुट करी तो जब अपर लिमिट लगेगी तो स्मॉल टी की जगह कैपिटल टी आएगा, तो कैपिटल टी ऊपर और कैपिटल टी इधर कट गया, तो बचा साइन 4 पाई माइनस स्मॉल टी की जगह 0 आएगा, तो 0 इंटू 4 पाई अपॉन टी 0, तो यहाँ बन गया साइन 0, तो अभी हमारा एक्सप्रेशन आ गया आई नॉट का स्क्वायर अपॉन 2 कैपिटल टी माइनस 1/2 ओमेगा साइन 4 पाई माइनस साइन 0, क्लियर है।
वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बताता हूँ। नोट कर लिया, ठीक है। अब जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो देखो आई नॉट का स्क्वायर अपॉन 2 टी माइनस 0। अब भाई चूंकि ये देखो 0 था ना, ध्यान से समझना, साइन 4 पाई 0 माइनस साइन 0 0 और 0 इंटू समथिंग 0, बचा क्या आई नॉट का स्क्वायर अपॉन 2 और टी, क्या बचा आई नॉट का स्क्वायर 2 टी। तो हमने वही लिख दिया आई नॉट का स्क्वायर टी अपॉन 2, यानी जो मेरी वैल्यू आई है, किसकी वैल्यू आई है, ये वैल्यू आई है मेरी किसकी, 0 से t इंटीग्रेट किया था आई स्क्वायर डी टी। भाई ये तो एक्सप्रेस कर रहे थे हम लोग कि भाई जब 0 से t बाई एम पीरियड तक जाएंगे तो आई स्क्वायर डी टी इसको इंटीग्रेट कर रहे थे, क्योंकि इफेक्टिव वैल्यू और जो आरएमएस वैल्यू है वो तो हमने कैलकुलेट करके पहले रख रखी है, बस उसके अंदर ये चीज आ रही थी तो इसको कैलकुलेट कर रहे हैं बस हम अलग से। अब इसकी वैल्यू कितनी निकल के आई भैया, पूरा सॉल्व किया तो इसकी वैल्यू निकल के आई है आई स्क्वायर टी अपॉन 2। अब वापस वहीं पहुंचो, कहाँ पहुंचो, वापस पहुंचो यहाँ पे इस जगह पे। अब हमने 1 अपॉन टी 0 से लेके टी आई स्क्वायर डी टी, इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर ली कि 1 अपॉन टी 0 से टी आई स्क्वायर डी टी। जब इसको कैलकुलेट किया तो हमें वैल्यू पता चल गई कितनी आई है, उसको इस स्क्वायर रूट के अंदर पुट कर दो, हमें आई इफेक्टिव या आई आरएमएस पता चल जाएगा। ठीक है भाई, इसकी वैल्यू में पता है क्या आई है, हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो जब हम 1 अपॉन टी डॉट आई स्क्वायर टी अपॉन 2 यहाँ पे हमने पुट कर दी जब इसकी वैल्यू इसका रूट के अंदर, अब इसे कैलकुलेट कर देते हैं, सिंपल। ये तो पहले से निकला रखा था भाई, बस उसमें क्या इसका रूट के अंदर जो वैल्यू थी ना वो हमने पुट कर दिया, 1 अपॉन टी आई स्क्वायर टी अपॉन 2। किसकी वैल्यू पुट करी हो यहाँ लिख भी देता हूँ। देखो एक्सप्रेशन क्या था मेरा, एक्सप्रेशन था 0 से टी आई स्क्वायर डी टी, 0 से टी आई स्क्वायर डी टी, 0 से टी आई स्क्वायर डी टी। इसकी वैल्यू जो मेरी निकल के आई है वो निकल के आई है आई नॉट स्क्वायर टी अपॉन 2, ये निकल के आई है। बात बिल्कुल अच्छे से समझ आ गई, ठीक है। ये वैल्यू निकल के आई है किसकी, ये मेरी वैल्यू निकल के आई है आई स्क्वायर डी टी की। अब आई स्क्वायर डी टी, अब साथ में यहाँ पे क्या था 1 अपॉन टी था, तो 1 अपॉन टी को तो एज इट इज रखो, आई स्क्वायर डी टी की वैल्यू पुट कर दो। तो 1 अपॉन टी एज इट इज रखा जो कि उस फॉर्मूले में था, तो 1 अपॉन टी एज इट इज रखा, जो आई स्क्वायर डी टी है इसका जो इंटीग्रेशन किया था हमने, ठीक है, वो उसकी वैल्यू निकल आई आई नॉट का स्क्वायर अपॉन आई नॉट का स्क्वायर टी अपॉन 2। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर देते हैं। सॉल्व कैसे करना है अपन को, सिंपल। अब इसमें तो देखो इस वाले टी से ये वाला टी कैंसिल, कैपिटल टी कैंसिल, और रूट 2 बाहर ले लो। तो देखो 1 अपॉन रूट 2, 1 तो बाहर वैसे ही आ सकता है, 1 अपॉन रूट 2। अंदर क्या क्या बचा, अंदर हमें बचा सिर्फ हमारा आई नॉट का स्क्वायर। क्या बचा, आई नॉट का स्क्वायर। देखो ध्यान से, बचा कि नहीं बचा, क्योंकि टी से टी कैंसिल हो गया। अब आई नॉट पे स्क्वायर है तो उसका रूट से बड़े प्यार से आ जाएगा बाहर, तो 1 अपॉन रूट 2 टाइम्स ऑफ आई नॉट, यानी ये आपकी वैल्यू हो गई आई इफेक्टिव कह लो, या फिर आई आरएमएस कह लो, या फिर आई वी कह लो, उसकी जो वैल्यू है वो ये हो गई। ठीक है, 1 अपॉन रूट 2 आई नॉट, या फिर हम कह सकते हैं कि जो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट होती है, या फिर इफेक्टिव वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट होती है, या फिर जो वर्चुअल वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट होती है, वो 1 अपॉन रूट 2 टाइम्स होती है पीक वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट। सिंपल, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट हमारी 1 अपॉन रूट 2 टाइम्स होती है पीक वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट। बात खत्म। 1 अपॉन रूट 2 को अगर सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 0.707, तो यहां से बोल सकते हैं आई आर एम एस इक्वल टू 0.707 टाइम्स ऑफ आई नॉट। तो या तो बोलो कि भाई आर एम एस या रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट 0.70 टाइम्स होता है एम्पलीट्यूड या फिर पीक वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट के, या फिर बोलो कि रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट 1 अपॉन रूट 2 टाइम्स होती है पीक वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट की। क्लियर है? आई होप आपको आरएमएस वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट का डेरिवेशन बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट रह गया हो, ठीक है, फिर भी कोई डाउट रह गया हो या कोई भी कंफ्यूजन हो या कोई फीडबैक देना हो या कोई सजेशन हो, तो भाई मोस्ट वेलकम है मेरे चैनल पे। आप लोग मुझे बताओ, कोई टॉपिक छूट गया हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो आप लोगों के लिए बना दूंगा। ठीक है भाई, मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट वीडियो में अपने नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू सो मच।